आज की कहानी घास वाली। ये कहानी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई कहानी है। आओ शुरू करते हैं कहानी घास वाली। मुनिया हरी हरी घास का गट्ठर लेकर आई तो उसका गेहुआ रंग कुछ तमतमाया हुआ था और बड़ी बड़ी मंद भरी आंखों में शंका समाई हुई थी। महावीर ने उसका तमतमाया हुआ चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ मुनिया, आज कैसा जी है? मुनिया ने कुछ जवाब न दिया और उसकी आंखें डबडबा गई। महावीर ने समीप आकर पूछा, क्या हुआ, बताती क्यों नहीं? किसी ने कुछ कहा है? अम्मा ने डांटा है? क्यों इतनी उदास है? मुनिया ने सिसक कर कहा, कुछ नहीं हुआ। क्या है, अच्छी तो हूँ। महावीर ने मुनिया को सिर से पांव तक देखकर कहा, चुपचाप रोएगी या बताएगी भी? मुनिया ने बात टालकर कहा, कोई भी बात नहीं, क्या बताऊं? मुनिया इस उसर में गुलाब का फूल थी। गेहुआ रंग था, हिरन किसी आंखें, नीचे खिंचा हुआ चबुक, कपोलों पर हल्की सी लालिमा, बड़ी बड़ी नुकीली पलकें, आंखों में एक विचित्र आर्द्रता जिसमें एक स्पष्ट वेदना, एक मुख व्यथा और झलकती रहती थी। मालूम नहीं चमारों के इस घर में वह अप्सरा कहाँ से आ गई थी। क्या उसका कोमल फूल सागात इस योग्य था कि सर पर घास की टोकरी रखकर बेचने जाती? उस गांव में भी ऐसे लोग मौजूद थे जो उसके तलवों के नीचे आंखें बिछाए थे, उसकी एक चितवन के लिए तरसते थे, जिनसे अगर वह एक शब्द बोलती तो निहाल हो जाते। लेकिन उसे आए साल भर में अधिक हो गया था। किसी ने उसे युवक की तरफ ताकते या बातें करते नहीं देखा। वह घास के लिए निकलती तो ऐसा मालूम होता मानो उषा का प्रकाश सुनहरे आवरण में रंजित अपनी छटा बखेर गया हो। कोई गजलें गाता, कोई छाती पर हाथ रखता, पर मुनिया नीचे आंखें किए अपनी राह चली जाती। लोग हैरान होकर कहते, इतना अभिमान, महावीर में ऐसे क्या सुरखाब के पर लगे हैं, ऐसा अच्छा जवान भी नहीं है, न जाने यहाँ कैसे और किसके साथ रहती है। मगर आज ऐसी बात हो गई जो इस जाति की और युवतियों के लिए चाहे गुप्त संदेश होती, मुनिया के लिए हृदय का सूल थी। प्रभात का समय था। पवन आम की बोर की सुगंध में मतवाला हो रहा था। आकाश पृथ्वी पर सोने की वर्षा कर रहा था। मुनिया सिर पर ओझा रखे घास छीलने गई तो उसका गेहुआ रंग प्रभात की सुनहरी किरणों से कुंदन की तरह दमक उठा। एकाएक युवक चैन सिंह सामने से आता हुआ दिखाई दिया। मुनिया ने चाहा कि कतरा कर निकल जाए, मगर चैन सिंह उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मुनिया, तुझे क्या मुझ पर जरा भी दया नहीं आती? मुनिया का वह फूल सा खिला हुआ चेहरा ज्वाला की तरह धधक उठा। वह जरा भी नहीं डरी, जरा भी नहीं झिझकी। झोंका जमीन पर गिर गया और बोली, मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। चैन सिंह को आज जीवन में एक नया अनुभव हुआ। नीची जाति में रूप और मधुरय का उसके सिवाय और काम ही क्या है कि वह ऊंची जाति वालों का खिलौना बने। ऐसे कितने ही मार्ग उसके सामने जीते थे, पर आज मुनिया के चेहरे का वह रंग, उसका वह क्रोध, वह अभिमान देखकर उसके छक्के छूट गए। उसने लज्जित होकर उसका हाथ छोड़ दिया और मुनिया वेग में आगे बढ़ गई। संघर्ष की गर्मी में चोट की व्यथा नहीं होती, पीछे से टीस होने लगती कि मुनिया जब कुछ दूर निकल गई तो क्रोध और भय तथा अपनी बेकसी को अनुभव करके उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कुछ देर जब्त किया, फिर सिसक सिसक कर रोने लगी। अगर वह इतनी गरीब न होती तो किसी की मजाल थी कि इस तरह उसका अपमान करता। वह रोती जाती थी और घास छिलती जाती थी। महावीर का क्रोध वह जानती थी। अगर उसे कह दे तो वह इस ठाकुर के खून का प्यासा हो जाए, फिर न जाने क्या हो। इस ख्याल से उसके रुएं खड़े हो गए। इसलिए उसने महावीर के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया। दूसरे ही दिन मुनिया घास के लिए न गई। सास ने पूछा, तू क्यों नहीं जाती? और सब तो चली गई। मुनिया ने सिर झुकाकर कहा, मैं अकेली नहीं जाऊंगी।
सास ने बिगड़कर कहा, अकेले क्या तुझे बाग उठा ले जाएगा? मुनिया ने और भी सिर झुका कर लिया और दबी हुई आवाज से बोली, सब मुझे छेड़ते हैं। सास ने डांटा, न तू औरों के साथ जाएगी न अकेली जाएगी, तो फिर क्या जाएगी कैसे? वह साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मैं न जाऊंगी, तो यहाँ मेरे घर में रानी बन के निभा होगा। किसी को चाम नहीं प्यारी होती, काम प्यारा होता है। तू बड़ी सुंदर है तो तेरी सुंदरता लेकर चाटू। उठा झाबा और घास को ला। द्वार पर नीम के दरखत के साई में महावीर खड़ा घोड़े को मल रहा था। उसने मुनिया को रोनी सूरत बनाए जाते देखा, पर कुछ बोल न सका। उसका बस चलता तो मुनिया को कलेजे में बिठा लेता, आंखों में छिपा लेता, लेकिन घोड़े का पेट भरना तो जरूरी है। घास मोल लेकर खिलाए तो 12 आने रोज से कम न पड़े। ऐसी मजदूरी की कौन करता? मुश्किल से 1.5-2 रुपए मिलते हैं, वह भी कभी मिले और कभी न मिले। जब से यह सत्यानाशी लारियां चलने लगी हैं, इक्का वालों की बदिया बैठ गई। कोई सैद भी नहीं पूछता। महाजनों से 150 रुपए उधार लेकर इक्का और घोड़ा खरीदा, मगर लारियां के आगे इक्कों का कौन पूछता है? महाजनों का सूद भी तो नहीं पहुंचा जा सकता, मूल का तो कहना ही क्या। ऊपरी मन से बोला, न मन हो तो रहने दो, देखी जाएगी। इस दिलजोई से मुलिया निहाल हो गई। बोली, घोड़ा खाएगा क्या? आज उसने कल का रास्ता छोड़ दिया और खेतों की मेड़ों से होती हुई चली। बार बार सतर्क आंखों से इधर उधर ताकती जा रही थी। दोनों तरफ ऊख के खेत खड़े थे। जरा भी खड़खड़ाहट होती तो उसका जी सन्न हो जाता। कहीं कोई ऊख में छिपा तो नहीं बैठा, मगर कोई नई बात नहीं हुई। ऊख के खेत निकल गए, आमों का बाग निकल गया, सींचे हुए खेत नजर आने लगे और दूर के कुएं पर पूर चल रही थी। खेतों में मेड़ों पर हरी हरी घास जमी हुई थी। मुलिया का जी ललचाया। यहाँ आधा घंटे में जितना घास छिल सकती हूँ, सूखे मैदान में दोपहर तक न छिल सकेगी। यहाँ देखते ही कौन है? कोई देखेगा या चिल्लाएगा तो चली जाऊंगी। वह बैठकर घास छीलने लगी और 1 घंटे में उसका झाबा आधे से ज्यादा भर गया। वह अपने काम में इतनी तन्मय थी कि उसे चैन सिंह के आने की खबर भी न हुई। एकाएक उसने आहट पाकर सिर उठाया तो चैन सिंह को खड़ा देखा। मुनिया की छाती धक हो गई और जी में आया कि भाग जाए, झापा उलटते और खाली झापा लेकर चली जाए। पर चैन सिंह ने कई गज के फासले से ही रुककर कहा, डर मत, भगवान जानता है मैं तुझसे कुछ न बोलूंगा। जितनी घास चाहिए छील ले, मेरा ही खेत है। मुलिया के हाथ सुन्न हो गए, खुरपी हाथ में जम सी गई, घास नजर ही नहीं आती। जी चाहता है जमीन फट जाए और मैं समा जाऊं। जमीन आंखों के सामने तैरने लगी। चैन सिंह ने आश्वासन दिया, छीलती क्यों नहीं? मैं तुझसे कुछ कहता थोड़ा ही हूँ। यही रोज चली आया कर, मैं छील दिया करूँगा। मुलिया चित्रलिखित से बैठी रही। चैन सिंह ने एक कदम आगे बढ़ाया और बोला, तू मुझसे इतना डरती क्यों है? क्या तू समझती है कि मैं आज भी तुझे ही सताने आया हूँ? ईश्वर जानता है, कल भी तुझे सताने के लिए मैंने तेरा हाथ नहीं पकड़ा था। तुझे देखकर आप ही आप हाथ बढ़ गया। मुझे कुछ सुध ही नहीं रही। तू चली गई तो मैं वहीं बैठकर घंटों रोता रहा। जी में आता था हाथ काट डालूं। कभी जी चाहता था जहर खा लूं। तभी से तुझे ढूंढ रहा हूँ। आज तू इस रास्ते में चली आई, मैं सारा हार छानता हुआ यहाँ आया हूँ। अब जो सजा दे तेरी मर्जी। अगर तू मेरा सिर भी काट ले तो गर्दन न हिलाऊंगा। मैं सोहदा लुच्चा हूँ, लेकिन जब से तुझे देखा मेरे मन से सारी खोट गायब हो गई। अब तो यही जी में आता है कि तेरा कुत्ता होता, तेरे पीछे पीछे चलता, या तेरा घोड़ा होता, तब तो तू अपने हाथों से मेरे सामने घास डालती। किसी तरह यह चोला तेरे काम आवे। मेरे मन की यह सबसे बड़ी लालसा है। मेरी जवानी काम न आवे अगर मैं किसी खोट में ये बातें कह रहा हूँ। बड़ा भगवान था महावीर, जो ऐसी देवी उसे मिली। मुलिया चुपचाप सुनती रही, फिर नीचे सिर करके भोलेपन से बोली, तो तुम मुझे क्या करने को कहते हो? चैन सिंह और समीप आकर बोला, बस तेरी दया चाहता हूँ।
मूलिया ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा और उसकी लज्जा न जाने कहाँ गायब हो गई। चुभते हुए शब्दों से बोली, तुमने एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? तुम्हारा ब्याह हो गया है या नहीं? चैन सिंह ने दबी जबान से कहा, ब्याह तो हो गया, लेकिन ब्याह क्या है, खिलवाड़ है। मूलिया के होठों पर अवहेलना की मुस्कुराहट झलक उठी। बोली, फिर भी अगर मेरी आदमी तुम्हारी औरत से इसी तरह बातें करता तो तुम्हें कैसा लगता? तुम उसकी गर्दन काटने पर तैयार हो जाते कि नहीं? बोलो, क्या समझते हो कि महावीर चमार है तो उसके देह में लहू नहीं, उसे लज्जा नहीं, अपनी मर्यादा का विचार नहीं है? मेरा रूप रंग तुम्हें भाता है क्या? घाट के किनारे मुझसे कहीं सुंदर औरतें नहीं घूमा करती? मैं उसके तलवों की बराबरी भी नहीं कर सकती। तुम उनमें से किसी से क्यों नहीं का दया की भीख मांगते? क्या उनके पास दया नहीं है? मगर वहाँ तुम न जाओगे, क्योंकि वहाँ जाते तुम्हारी छाती दहलती है। मुझसे दया मांगते हो इसलिए ना कि मैं चमारनी हूँ, नीच जात की हूँ, और नीच जाति की औरत जरा सी घुड़की धमकी और जरा सी लालच से ही तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगी। कितना सस्ता सौदा है। ठाकुर होना ऐसा सस्ता सौदा क्यों छोड़ने लगे? चैन सिंह लज्जित होकर बोला, मुला, यह बात नहीं है, मैं सच कहता हूँ, इसमें ऊंच नीच की बात नहीं, सब आदमी बराबर हैं। मैं तो तेरे चरणों पर सिर रखने को तैयार हूँ मूलिया, इसलिए ना कि जानते हो मैं कुछ कर नहीं सकती। जाकर किसी खतरानी के चरणों पर सिर रखो तो मालूम हो कि चरणों पर सिर रखने का क्या फल मिलता है। फिर यह सिर तुम्हारी गर्दन पर न रहेगा। चैन सिंह मारे शर्म के जमीन में गड़ा जाता था। उसका मुंह ऐसा सूख गया मानो महीनों की बीमारी से उठा हो। मुंह से बात न निकली थी। मूलिया इतनी वाकवटु थी कि उससे उसका गुमान भी छीन गया। मूलिया फिर बोली, मैं भी रोज बाजार जाती हूँ, बड़े बड़े घरों का हाल जानती हूँ। मुझे किसी बड़े घर का नाम बता दो जिसमें कोई साइस, कोई कोचवान, कोई कहार, कोई पाड़ा, कोई महाराज न घुसा बैठा हो। यह सब बड़े बड़े घरों की लीला है, और वह औरतें जो कुछ करती हैं ठीक करती हैं। उनके घर वाले भी तो चमारिन और कहारन पर जान देते फिरते हैं, लेना देना बराबर हो जाता है। बेचारे गरीब आदमियों के लिए यह बातें कहाँ। मेरे आदमी के लिए संसार में जो कुछ हूँ मैं ही हूँ। वह किसी दूसरी महरियों की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता। संयोग की बात है कि मैं तनिक सुंदर हूँ, लेकिन मैं काली कलोटी भी होती तब भी वह मुझे इसी तरह रखता। इसका मुझे विश्वास है। मैं चमारिन होकर भी इतनी नीच नहीं हूँ कि विश्वास का बदला खोट से दूं। हाँ, वह अपने मन की करने लगे, मेरी छाती पर मूंग दलने लगे तो मैं भी उसकी छाती पर मूंग दलूंगी। तुम मेरे रूप की दीवाने हो ना। आज मुझे माता निकल आए, कानी हो जाऊं तो मेरी ओर ताकोगे भी नहीं। बोलो, झूठ कहती हूँ? चैन सिंह इनकार न कर सका। मुनिया ने उसी गर्व से भरे स्वर से कहा, लेकिन मेरी एक आंख नहीं, दोनों आंख भी फूट जाए तब भी वह मुझे इसी तरह रखेगा। मुझे उठावेगा, बैठावेगा, खिलावेगा। तुम चाहते हो मैं ऐसे आदमी के साथ कपट करूं? जाओ, अब बस मुझे कभी न छेड़ना, नहीं, अच्छा नहीं होगा। जवानी जोश है, बल है, दया है, साहस है, आत्मविश्वास है, गौरव है, और सब कुछ जो जीवन को पवित्र, उज्जवल और पूर्ण बना देता है। जवानी का नशा घमंड है, निर्दयता है, स्वार्थ है, सेकी है, विषय वासना है, कटुरता है, और सब कुछ जो जीवन को पशुता और विकार और पतन की ओर ले जाती है। चैन सिंह पर जवानी का नशा था। मूलिया के शीतल छींटों ने नशा उतार दिया। जैसे उबलती हुई चाशनी में पानी के छींटे पड़ जाने से फैन मिट जाती है, मैल निकल जाता है और निर्मल शुद्ध रस निकल आता है। जवानी का नशा जाता रहा, केवल जवानी रह गई। कामिनी के शब्द जितनी आसानी से दीन और ईमान को गारत कर सकते हैं, उतनी ही आसानी से उनका उद्धार भी हो सकता है। चैन सिंह उस दिन से दूसरी आदमी हो गया। गुस्सा उसकी नाक पर रहता था। बात बात पर मजदूरों को गालियां डांटना
पीटना और उसकी आदत थी। आसामी उसे थर-थर कांपते थे। मजदूर उसे आते देखकर अपने काम में चुस्त हो जाते थे। पर ज्यों ही उसने इधर पीठ फेरी, उन्हें चिलम पीना शुरू किया। सब दिल में उसे जलते थे, उसे गालियाँ देते। मगर उस दिन चैन सिंह इतना दयालु, इतना गंभीर, इतना सहनशील हो गया कि लोगों को आश्चर्य होता था। कई दिन गुजर गए थे। एक दिन संध्या समय चैन सिंह खेत देखने गया। पूर चल रहा था। उसने देखा कि एक जगह नाली टूट गई और सारा पानी बह रहा था। क्यारियों में पानी बिल्कुल नहीं पहुंचा, मगर क्यारी बनने वाली बुढ़िया चुपचाप बैठी है। उससे उसकी जरा भी फिक्र नहीं कि पानी क्यों नहीं आता। पहले यह दशा देखकर चैन सिंह आपे से बाहर हो जाता था। उस औरत की उस दिन मजूरी काट लेता और पुर चलाने वालों को घुड़कियां जमाता, पर आज उसे क्रोध नहीं आया। उसने मिट्टी लेकर नाली बांध दी और खेत में जाकर बुढ़िया से बोला, तू यहाँ बैठी है और पानी सब बह रहा है। बुढ़िया घबरा कर बोली, अभी खुल गया होगा राजा, मैं अभी जाकर बंद किए देती हूँ। यह कहती हुई वह थरथराकर कांपने लगी। चैन सिंह ने उसकी दिल जोई करते हुए कहा, भाग मत, भाग मत, मैंने नाली बंद कर दी। बड़ुआ, कई दिन से नहीं दिखाई दिए, कहीं काम पर जाते हैं कि नहीं? बुढ़िया गदगद होकर बोली, आजकल तो खाली ही बैठे हैं भैया, कहीं काम नहीं लगता। चैन सिंह ने नर्म भाव से कहा, तो हमारे यहाँ लगा दे, थोड़ा सा सन रखा है, उसे काट दे। यह कहते हुए वह कुएं की ओर चला गया। यह 4 पूर चल रहे थे, पर इस वक्त 2 हकवे बैर खाने गए थे। चैन सिंह को इस ऐसे देखते ही मजदूरों के होश उड़ गए। ठाकुर ने पूछा, 2 आदमी कहाँ गए? तो क्या जवाब देंगे? सब के सब डांट जाएंगे। बेचारे दिल में सहमे जा रहे थे। चैन सिंह ने पूछा, वह दोनों कहाँ चले गए? किसी ने मुंह के आवाज न निकाली। सहसा सामने से दोनों मजदूर धोती के एक कोने में बेर भरे आते दिखाई दिए। खुश खुश बातें करते चले आ रहे थे। चैन सिंह पर निगाह पड़ी तो दोनों के प्राण सूख गए। पाँव मन मन भर के हो गए। अब न आते बनता न जाते बनता। दोनों समझ गए कि आज डांट खूब पड़ेगी, शायद मजूरी भी कट जाए। चाल धीमी पड़ गई। इतने में चैन सिंह ने पुकारा, बढ़ जाओ, बढ़ आओ, कैसे बेर हैं, लाओ जरा मुझे भी दे दो, मैं भी तो देखूं, मेरे ही पेड़ के हैं ना। दोनों और भी सहम उठे। आज ठाकुर जीते जी न छोड़ेगा, कैसा मिठा मिठा कर बोल रहा है, उतनी ही भिगो भिगो कर लगाएगा। बेचारे और भी सिकुड़ गए। चैन सिंह ने फिर कहा, जल्दी से आओ जी, पक्की पक्की सब मैं ले लूँगा। जरा एक आदमी लपक कर घर में थोड़ा सा नमक तो ले आओ। बाकी दोनों मजदूरों से, तुम भी दोनों आ जाओ। उस पेड़ के बेर मीठे होते हैं, बेर खा ले, काम तो करना ही है। अब दोनों भगोड़ों को कुछ ठारस हुआ। सभी ने जाकर सब बेर चैन सिंह के आगे डाल दिए और पक्के पक्के छांटकर उसे देने लगे। एक आदमी नमक लाने दौड़ा। आधा घंटे तक चारों पूर बंद रहे। जब सब बेर उठ गए, ठाकुर चलने लगा तो दोनों अपराधियों के ने हाथ जोड़कर कहा, भैया जी आज जान बख्श दो, बड़ी भूख लग गई, बहुत भूख लग रही थी, नहीं तो कभी न जाते। चैन सिंह ने नम्रता से कहा, तो इसमें बुराई क्या हुई, मैंने भी तो बेर खाए, एक आधा घंटे का हर्ज हुआ, यह नहीं तुम चाहोगे तो घंटे भर का काम आधे घंटे में कर दोगे, न चाहोगे तो दिन भर ये घंटे भर का काम न कर सकोगे। चैन सिंह चला गया तो चारों बातें करने लगे। एक ने कहा, मालिक इस तरह रहे तो काम करने में जी लगता है, यह नहीं कि हरदम छाती पर सवार रहे। दूसरा, मैंने तो समझा आज कच्चा ही खा जाएगा। तीसरा, कई दिन से देखता हूँ मिजाज नरम हो गया। चौथा, सांझ को पूरी मजूरी मिले तो कहना। पहला, तुम तो गोबर गणेश हो, आदमी का रुख नहीं पहचानते। दूसरा, अब खूब दिल लगाकर काम करेंगे। तीसरा, और क्या, जब उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ दिया तो हमारा भी तो धर्म है कि कोई कसर न छोड़े। चौथा,
मुझे तो भैया ठाकुर पर अब भी विश्वास नहीं आता। एक दिन चैन सिंह को किसी काम से कचहरी जाना था। 5 मील का सफर था। यूं तो वह बराबर अपने घोड़े पर जाया करता था, पर आज धूप बड़ी तेज हो रही थी। सोचा इक्के पर चला चलूं। महावीर को कहला भेजा, मुझे लेते आना। कोई 9 बजे महावीर ने पुकारा। चैन सिंह तैयार बैठा था। चटपट इक्के पर बैठ गया, मगर घोड़ा इतना दुबला हो रहा था कि इक्के की गद्दी इतनी मैली और फटी हुई कि सारा सामान इतना रद्दी कि चैन सिंह को उस पर बैठते शर्म आई। पूछा, यह सामान क्यों बिगड़ा हुआ है? महावीर, तुम्हारा घोड़ा तो इतना दुबला कभी न था। क्या आजकल सवारी कम है क्या? महावीर ने कहा, नहीं मालिक, सवारियां काहे नहीं है, मगर लारिया के सामने इक्के को कौन पूछता है। कहा, 2 ढाई 3 की मजूरी करके घर लौटता था। कहाँ अब 20 आने जैसे भी पैसे नहीं मिलते। क्या जानवरों को खिलाऊं, क्या आप खाऊं? बड़ी विपत्ति में पड़ा हूँ। सोचता हूँ इक्का घोड़ा बेचकर आप लोगों की मजूरी में लग जाऊं, पर कोई गाहक ही नहीं मिलता। ज्यादा नहीं तो 12 आने तो घोड़े के होने चाहिए। घास ऊपर से, जब अपना ही पेट नहीं चलता तो जानवरों को कौन पूछे। चैन सिंह ने उसके फटे हुए कुर्ते की ओर देखकर कहा, 2-4 बीघे खेती क्यों नहीं कर लेते? महावीर सिर झुकाकर बोला, खेती के लिए बड़ा पोरुक चाहिए मालिक। मैंने तो यही सोचा कि कोई गाहक लग जाए तो इक्के को औने पौने निकाल दूं, फिर घास छीलकर बाजार ले जाया करूं। आजकल सास पतोहू दोनों छिलती हैं, तब जाकर 10-12 आने पैसे नसीब होते हैं। चैन सिंह ने पूछा, तो बुढ़िया बाजार जाती होगी? महावीर लजाता हुआ बोला, नहीं भैया, वह इतनी दूर कहाँ चल सकती है। घरवाली चली जाती है, दोपहर तक घास छिलती है, तीसरे पहर बाजार जाती है, वहाँ से घड़ी रात गए लौटती है। हलकान हो गया हूँ भैया, मगर क्या करूँ, तकदीर से क्या जोर। चैन सिंह कचहरी पहुंच गए और महावीर सवारी की टोह में इधर उधर इक्के को घुमाता हुआ शहर की तरफ चला गया। चैन सिंह ने उसे 5 बजे आने को कह दिया। कोई 4 बजे चैन सिंह कचहरी से फुर्सत पाकर बाहर निकला। हाथे में पान की दुकान थी। जरा और आगे बढ़कर एक घना बरगद का पेड़ था। उसी की छांव में 20 की तांगे इक्के फटकने लगे। फटकने खड़ी थी। घोड़े खोल दिए गए। वकीलों, मुख्तार और अफसरों की सवारियां यहीं खड़ी रहती थी। चैन सिंह ने पानी पिया, पान खाया और सोचने लगा, कोई लारी मिल जाए तो जरा शहर चला जाऊं, कि उसकी निगाह कर एक घासवाली पर पड़ गई। सिर पर घास का झाबा रखे सहीसों से मोल भाव कर रही थी। चैन सिंह का हृदय उछल पड़ा। यह तो मूलिया है, बनी ठनी, एक गुलाबी साड़ी पहने कोचवानों से मोल तोल कर रही थी। कई कोचवान जमा हो गए थे। कोई उससे दिल लगी करता था, कोई घूरता था, कोई हंसता था। एक काले कलूटे कोचवान ने कहा, मुला घास तो उड़के अधिक से अधिक 6 आने की है। मूलिया ने उन्माद पैदा करने वाली आंखों से देखकर कहा, 6 आने पर लेना है तो सामने घसियान बैठी है, चले जाओ, 2-4 पैसे कम में पाओगे। मेरी घास तो 12 आने से कम की नहीं है। एक अधेड़ कोचवान ने फिटकन के ऊपर से कहा, तेरा जमाना है, 12 आने नहीं, 1 रुपया मांग। लेने वाले झक मारेंगे और लेंगे। निकालने दे वकीलों को, अब देर नहीं है। एक तांगे वाले ने, जो गुलाबी पगड़ी बांधे हुए था, बोला, बढ़ऊ के मुंह से पानी भराया, अब मूलिया काहे को किसी की ओर देखेगी। चैन सिंह को ऐसा क्रोध आ रहा था कि इन दुष्टों को जूते से पीटे। सब के सब कैसे उसकी ओर टकटकी लगाए ताक रहे थे, आंखों से पी जाएंगे। और मूलिया भी यहाँ कितनी खुश है, न लज्जाती है, न झिझकती है, न दबती है। कैसी मुस्कुरा कर बात कर रही है। रसीली आंखों से देख देख कर सिर का आंचल खिसका खिसका कर मुंह मोड़ मोड़ कर बातें कर रही है। वही मूलिया है जो शेरनी की तरह तड़प उठी थी। इतने में 4 बजे अमले और वकील मुख्तियार का एक मेला सा निकल पड़ा। अमले लारियों पर बैठ दौड़े, वकील मुख्तियार इन सवारियों की ओर चले। कोचवानों ने भी चटपट घोड़े जोते। कई महाशय ने मूलिया को
रसिकुओं नेत्रों से देखा और अपनी अपनी गाड़ियों पर जा बैठे। एकाएक मूलिया घास का झाबा लिए उस फिटकनी के पीछे दौड़ी। फिटन में एक अंग्रेज फैशन के जवान वकील साहब बैठे थे। उन्होंने पावदान पर घास रखवा ली, जेब से कुछ निकालकर मूलिया को दिया। मूलिया मुस्कुराई। दोनों में कुछ बातें भी हुई जो चैन सिंह को न सुन सकी। एक क्षण में मूलिया प्रसन्न मुख घर की ओर चली। चैन सिंह पान वाले की दुकान पर विस्मृत की दिशा में खड़ा रहा। पान वाले ने दुकान बढ़ाई, कपड़े पहने और कैबिना का द्वार बंद करके नीचे उतरा तो चैन सिंह को समाधि टूटी। पूछा, क्या दुकान बंद कर दी? पान वाले ने सहानुभूति दिखाकर कहा, उसकी दवा करो ठाकुर साहब, यह बीमारी अच्छी नहीं है। चैन सिंह ने चकित होकर पूछा, कैसी बीमारी? पान वाला बोला, कैसी बीमारी? आधा घंटे से यहाँ खड़े हो जैसे कोई मुर्दा खड़ा हो। सारी कचहरी खाली हो गई, सब दुकानें बंद हो गई, मेहतर तक झाड़ू लगाकर चली गई। तुम्हें कुछ खबर हुई? यह बुरी बीमारी है, जल्दी दवा करा लो। चैन सिंह ने छड़ी संभाली और फाटक की ओर चल दिया। महावीर का इक्का सामने आता दिखाई दिया। कुछ दूर इक्का निकल गया तो चैन सिंह ने पूछा, आज कितने पैसे कमाए हैं महावीर? महावीर ने हंसकर कहा, आज तो मालिक दिन भर खड़ा ही रहा, किसी ने बेगार में भी ना पकड़ा, ऊपर से 4 पैसे की बीड़ियां और पी डाली। चैन सिंह ने जरा देर के बाद कहा, मेरी एक सलाह है, तुम मुझसे 1 रुपया रोज लिया करो। बस जब मैं बुलाऊंगा तो इक्का लेकर चले आया करो, तब तो तुम्हारी घरवाली को घास लेकर बाजार न जाना पड़ेगा। बोलो, मंजूर है? महावीर ने सजल आंखों से देखकर कहा, मालिक आप ही का तो खाता हूँ, आपकी प्रजा हूँ, जब मर्जी हो पकड़ मंगवा लेना आपसे रुपए। चैन सिंह ने बात काटकर कहा, नहीं, मैं तुमसे बेगार नहीं कराना चाहता, तुम मुझसे 1 रुपया रोज ले जाया करो, घास लेकर घरवाली को बाजार मत भेजा करो। तुम्हारी आबरू मेरी आबरू है, और रुपए पैसे का जब काम लगे बेखटक चले आना। हाँ देखो, मूलिया से इस बात की भूल कर भी चर्चा न करना, क्या फायदा। कई दिनों के बाद संध्या समय मूलिया चैन सिंह से मिली। चैन सिंह असामियों में मालगुजारी वसूल करके घर की ओर लपका हुआ जा रहा था, उसी जगह जहां उसने मूलिया की बाह पकड़ी थी। मूलिया की आवाज़ कानों में आई। उसने ठिठक कर पूछे देखा तो मूलिया दौड़ी आ रही थी। बोली, क्या है मूला, क्यों दौड़ती हो? मैं तो खड़ा हूँ। मूलिया ने हाफते हुए कहा, कई दिन से तुम्हें मिलना चाहती थी, आज तुम्हें आते देखा तो दौड़ी। अब मैं घास बेचने नहीं जाती। चैन सिंह ने कहा, बहुत अच्छी बात है, क्या तुमने कभी मुझसे घास बेचते देखा है? हाँ, एक दिन देखा था। क्या महावीर ने तुमसे सब कह डाला? मैंने तो मना कर दिया था, वह मुझसे कोई बात नहीं छिपाता। दोनों एक क्षण चुप खड़े रहे, किसी को कोई बात सूझती ही नहीं थी। एकाएक मूलिया ने मुस्कुराकर कहा, यह तुमने मेरी बाह पकड़ी थी। चैन सिंह ने लज्जित होकर कहा, उसको भूल जाओ मूला, मुझ पर जाने कौन सा भूत सवार था। मूलिया गद कंठ से बोली, उसे क्यों भूल जाऊं? उसी बाह कहे कि लाज तो निभा रहे हो, गरीब आदमी से जो चाहे करवाए। तुमने मुझे बचा लिया। फिर दोनों चुप हो गए। जरा देर के बाद मूलिया ने फिर कहा, तुमने समझा होगा मैं हंसने बोलने में मग्न हो रही थी। चैन सिंह ने बलपूर्वक कहा, नहीं मुनिया, मैंने एक क्षण के लिए भी नहीं समझा। मूलिया मुस्कुराकर बोली, मुझे तुमसे यही आशा थी और है। पवन सींचे हुए खेतों में विश्राम करने जा रहा था। सूर्य निशा की गोद में विश्राम करने जा रहा था और उस मलिन प्रकाश में चैन सिंह मुनिया की विलीन होती हुई रेखा को खड़े देख रहा था। आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मुंशी प्रेमचंद जी की कौन सी कहानी आप सुनना चाहते हैं उसे हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर भेजें। धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।